यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपका मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, जिसकी आप काफी टाइम से डिमांड आ रही थी, यानी कि मिस्टर रोबोट सीरीज का सीजन 1 के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए शुरू से एंड तक आप पूरा देखना, क्योंकि इसमें आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एक तरह से बहुत कुछ ऐसा सीखने का मौका मिलेगा जो आज तक शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। काफी सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। तो मैं पहले एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, बाकी प्रैक्टिकल जल्दी लेकर आऊंगा। सेकंड यानी कि MES 2.0 पर इसका प्रैक्टिकल लेकर आऊंगा। तो फिलहाल इसी पर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपनी शुरुआत करना चाहते हैं तो हमारे बिगनर्स वाले कोर्सेज से भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट बात चल रही थी मिस्टर रोबोट सीरीज के बारे में। तो गाइज बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ आज आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। तो ज्यादा टाइम न लगाते हुए मैं इसे शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन द बिगिनिंग यहाँ पे फिल्म के अंदर जो मेन लीड रोल कर रहा होता है उसका नाम होता है मिस्टर एलियट। यही इसका मेन एक्टर है और यही यहाँ पे सारी चीजों को ज्यादातर अंजाम देता है, मतलब सारी चीजें इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। तो शुरुआत में ही ये एक कैफे के मालिक को ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे करके उन्हें बताता है कि मैं आपकी कैफे में इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ स्पीड बहुत अच्छी आती है नेट की। और धीरे मुझे लगा कि भाई मैं कुछ ऑब्जर्व करना चाहिए आपके बारे में। तो उसका नाम होता है रॉन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो उससे बोलता है कि मुझे पता है कि आप टोर द ऑनियन राउटिंग का इस्तेमाल करते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी मदद से जो भी काम कर रहे हो वो पूरी तरह से सिक्योर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी जो चीज़ें आप सर्फिंग कर रहे हो टोर के जरिए या जो अपनी वेबसाइट को मैनेज करके रखते हो, मैं उस ट्रैफिक को देख सकता हूँ। और वो उसे पकड़वा देता है। इसके दौरान वो एक बात जरूर बोलता है जो आपको सीखने में काफी मदद करेगी। तो गाइस टोर ब्राउजर के बारे में मैंने पहले कई वीडियोस बनाए हैं, लेकिन इन शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ जो लोग नए हैं। टोर एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है। इसका काफी टाइम पहले इस्तेमाल किया जाता था FBI जैसी एजेंसीज के जरिए, ताकि वो सिक्योर वे में और सीक्रेट वे में कम्युनिकेशन कर सके। लेकिन बाद में ये चीज लीक हो गई और अब पब्लिकली अवेलेबल है। दूसरी बात ये है कि टोर का तो लास्ट में कई बार बता चुका हूँ। इन शॉर्ट इसमें वो एक बात बोलता है, एलियट जो होता है वो कहता है कि अगर टोर के एग्जिट नोड पे कोई कंट्रोल बना ले तो वो जान सकता है कि टोर से कौन सा नेटवर्क कौन सा जो ट्रैफिक है वो फ्लो हो रहा है। ये बिल्कुल सही बात है गाइज। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टोर का जो एग्जिट नोड है वो होता क्या है। राइट, एग्जिट नोड से यहाँ पे मतलब है कि टोर के अंदर तो जितना भी डेटा जाता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो डेटा जा रहा है एग्जिट नोड पे वो इनक्रिप्ट नहीं होता है, फाइनल जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाला टाइम होता है। तो इसीलिए अगर एग्जिट नोड पे कोई कंट्रोल बना ले तो उस पे वो क्या देख सकता है कि कौन सा डेटा फ्लो हो रहा है। यहाँ एक डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर मॉडेम की मदद से और ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की मदद से ही नेट को रन कर पाता है। अगर वो इंटरनेट को चला रहा है यानी टोर को चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत है, तो पहले ये 3 चीजें हो गई। इन केस अगर वो टोर का इस्तेमाल कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर 3 नोड्स होते हैं। आपने देखा होगा कि टोर की जो IPs हैं वो चेंज होती रहती हैं, वो इन्हीं रिले और नोड्स की वजह से ही चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया गया है। इनके अंदर जो ट्रैफिक फ्लो होता है ना वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है एक तरह से, लेकिन जो एग्जिट नोड होता है और एग्जिट नोड से डेस्टिनेशन वाली जब बात आती है तो उस कंडीशन में वो इनक्रिप्टेड नहीं होता। तो इसीलिए उसने बोला कि भाई एग्जिट नोड यानी कि ये फाइनल नोड हो गया ना, इस पे अगर कोई कंट्रोल बना ले तो वो देख सकता है कि क्या ट्रैफिक फ्लो हो रहा है। बाकी यहाँ पे तो पूरा इनक्रिप्टेड ही है, जितना भी डेटा फ्लो हो रहा है वो इनक्रिप्टेड है, लेकिन फाइनली एग्जिट नोड के केस में ऐसा नहीं होता। तो ये एक नई चीज पता चली। अगर आप बोलेंगे तो मैं डीपली इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, कोशिश करूंगा प्रैक्टिकली भी। थोड़ी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि जो इलियट है वो एक सिक्योरिटी फर्म में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है। गाइज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अभी बहुत सारे जो लोग हैं आप में से वो नहीं जानते कि वास्तव में जो साइबर सिक्योरिटी है वो क्या है, क्या उनका मेन वर्क होता है। ज्यादातर लोग तो बस CEH के कॉन्सेप्ट यानी सर्टिफाइड एथिकल वाले जो कॉन्सेप्ट है उन्हें देखकर ही समझते हैं कि वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन गए। कुछ लोग मलवेयर एनालिसिस या बग हंटिंग को लेकर ही समझते हैं कि यही साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का काम होता होगा। लेकिन गाइज साइबर सिक्योरिटी इन सब से बहुत ज्यादा अलग है। हालांकि ये एक छोटे छोटे पार्ट हो सकते हैं लेकिन उनका काम बहुत ज्यादा अलग होता है। कितने लोग जानते हैं रियल साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि किसी भी फर्म को कैसे सुरक्षा दी जाती है? जो जानते हैं प्लीज कमेंट जरूर करें, और अगर आपको नहीं पता तो भी कमेंट करें।
ताकि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना सकूं कि वास्तव में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का जो रियल वर्क है वो क्या और किस तरह का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो इलियट होता है वो बताता है कि वो चेक करता है, वो देखता है कि लॉग फाइल कौन सी है। लॉग फाइल गाइज ये वो चीजें होती हैं सिस्टम के अंदर, कोई भी जो एक्टिविटी हो रही है वो लॉग फाइल्स में रिकॉर्ड होती है। जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं या कोई भी इन्वेस्टिगेटर हुआ, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हुआ या एक्सपर्ट्स हुए, वो लॉग फाइल्स के जरिए ये पता लगा लेते हैं कि किस तरह की एक्टिविटीज उस सिस्टम के साथ हुई हैं। या कोई भी सर्वर है या क्लाउड है, हर जगह लॉग फाइल्स होती हैं, तो उनसे ये पता लगाते हैं। और वो पता लगाता है कि इस पे रूडी अटैक हुआ है। तो गाइस अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि वास्तव में रूडी अटैक है क्या। तो वास्तव में रूडी एक तरह का डॉस ही है, डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोगों ने सुनी रखा होगा। तो डॉस करने का एक टूल है, उसकी मदद से ये हुआ है, लेकिन ये एक स्लो वे में होने वाला अटैक है, ठीक है। तो इससे बचने के भी तरीके होते हैं। हालांकि डॉस के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुन रखा होगा। मेन काम क्या है, इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है, जो कि मान लीजिए किसी भी संस्था को अगर आपको बचाना है, इस तरह की कोई चीज हुई है जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का काम होता है, तो कैसे बचा सकते हैं वो चीज मैं आपको क्लियर अप करना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, प्रिवेंट में अगर आपको पता है कि भाई आपका जो सामने वाला पर्सन है वो कौन है, तो उस कंडीशन में वेब यानी कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जैसी चीजें आपको काफी हद तक मदद कर सकती हैं प्रिवेंशन में। दूसरा तरीका ये है कि आप व्हाइट लिस्ट तैयार करें। जो लोग व्हाइट लिस्ट का मतलब क्या है कि एक ऐसी लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर ईमेल आईडीज, ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशंस और ये जो वेबसाइट्स हैं इस पे रन कर सकते हैं। इन सब के अलावा बाकी सारी चीजों को ये रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो बाहरी कोई भी चीज जो है वो एंट्री नहीं कर पाएगी। उस वजह से आप बच जाएंगे इस तरह का जो भी अटैक होता है उससे। एक तरीका है। और डॉस की कुछ अलग से सिक्योरिटीज भी आ रही हैं, जैसे क्लाउडफेयर की कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डॉस के लिए, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है। एक तरीका ये भी है कि जितनी भी जरूरी सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको अनवांटेड चीजों से बचाते हैं, उनको आप अपने पास जरूर रखें, जो आपको बचाते हैं वायरसेस हुए, मलवेयर्स हुए, स्पाईवेयर्स हुए, इनसे। तो ये सारी चीजें आपको अपने पास रखनी है। तो ये था रूडी अटैक क्या है और कैसे हम उससे बच सकते हैं। ये दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मूवी थोड़ा आगे बढ़ती है। उनका एक कलीग होती है, एक तरह से डॉक्टर कह सकते हैं। तो जो एक्टर है ना, वो एक डॉक्टर के पास जाता है और उसके बारे में भी वो पता, उसका आईडी पासवर्ड कैप्चर कर लेता है। आप लोगों को पता है ज्यादातर लोग सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स और इन सब से जुड़े हुए हैं, तो किसी की जो रियल लाइफ है वो ज्यादातर इन जगहों पर ही छुपी हुई है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे वो एक कोडिंग करता है। तो ये क्या है, एक तरह का ब्रूट फोर्सिंग उसने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और जिससे वो पता लगा लेता है कि उसका जो पासवर्ड है वो ये है, और इस पासवर्ड के अंदर उसकी डेट ऑफ बर्थ को रिवर्स वे में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत आसान होता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और वो उसके बारे में रिसर्च करता है कि उसने वो डाइवोर्सी है और ज़्यादातर किसी न किसी को तलाश करती रहती है, फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर मेक अ फ्रेंड। और यहाँ उसे पता चलता है कि उसने एक दोस्त भी बना लिया जिसके साथ वो डेटिंग कर रही हैं, और उसके बारे में जब वो पता लगाता है कि भाई ये बंदा कौन है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसे मिलती नहीं है कि जिसके साथ वो डॉक्टर डेटिंग कर रही हैं उनका क्या है, वो ज़्यादा पता नहीं लगा पाता। तो सडनली ही वो फिर थोड़ा सपने से बाहर आता है और वहाँ उसके सामने एक और उसका कलीग खड़ा हुआ होता है। वो कहता है कि यार ये कुछ खास नहीं है, और उसका भी यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसका भी आईडी और पासवर्ड है वो कैप्चर करके अपने पास रखता है, वो पता लगा लेता है क्या है। इसका सबसे बड़ा कारण मैं बताऊंगा गाइज, आप कहेंगे कि इतनी आसानी से कैसे। तो देखिए, पहली गलती उसने की कि डेट ऑफ बर्थ को रिवर्स में रख रखा था, तो बड़ी आसानी से गैस किया जा सकता है। यहाँ इसके केस में भी यही होगा कि इसका पासवर्ड भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था जो उसने पता लगाया। नॉर्मल ब्रूट फोर्सिंग की मदद से इस तरह की चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो इसका पासवर्ड भी देखो कितना आसान था, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह का पासवर्ड इन्होंने रखा हुआ था, इसलिए वो कैप्चर कर लेता है। कुछ टाइम बाद वो देखता है जिस कंपनी को वो सिक्योरिटी दे रहे होते हैं उसका जो मेन टेक्निकल जो एडवाइजर होता है उससे मेन मीटिंग होती है उसकी, और वो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई क्या यूज कर रहे हो आप सिस्टम पे। तो उसे पता चलता है कि वो जीनोम का इस्तेमाल कर रहा है। गाइस, जीनोम लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर आप कह सकते हैं लिनक्स डिस्ट्रो है। जीनोम की तरह एक और डिस्ट्रो है केडी। वो बोलता है कि आप जीनोम कर रहे हो, मैं केडी का इस्तेमाल करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसका इस्तेमाल। जैसे कि आप काली लिनक्स यूज कर रहे हो, वो भी लिनक्स का ही एक डिस्ट्रो है, तो वो जीनोम और केडी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं दोनों। तो ये टेक्निकल चीजें थी, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया। अब थोड़ा इसमें और आगे बढ़ता है और उसके पास एक मैसेज आता है। वो देखता है कि जो उनकी डॉक्टर थी वो कहीं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में उसने अभी लॉगिन मतलब उन्होंने एक फोटो को अपडेट किया है इंस्टाग्राम पे, तो उसे पता लग जाता है कि फिलहाल वो कहाँ पे, और वो उसके पार्टनर के बारे में पता लगाने के
सोच से वो निकल पड़ता है अपने घर से उसी रेस्टोरेंट पे जहाँ उसने एड्रेस दिया होता है। तो गाइज एग्जैक्टली इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है, वो ये कि एग्जैक्टली हम जो टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे कि हम कहाँ हैं, ये हमारे जो अपोजिट पार्टीज हैं, जो मतलब अलग लोग हैं, उन्हें हमारे बारे में इन्फॉर्म कर सकती हैं, हमारे बारे में बता सकती हैं कि हम कहाँ हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। एक और ख़ास चीज़, वो उसका पीछा करते करते उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर डायरेक्टली मांग तो सकता नहीं है, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो मुझे अपनी मॉम को फ़ोन करना है, प्लीज़ एक बार अपना फ़ोन दिखा दीजिए। तो उसकी बात को वो मान जाता है और वो उससे फ़ोन दिखा देता है। तो यहाँ पे देखो उसने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया है। जो लोग मानते हैं कि डायरेक्ट फ़ोन पे कंट्रोल बना लिया, तो वो तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो देखा उसने फ़ोन लिया और अब उस फ़ोन से कॉल की, कॉल को फिर डिलीट कर दिया। तो कॉल करने से उसे नंबर के बारे में पता चल गया। तभी उसके पास कॉल आता है कि उसकी कंपनी पर किसी ने डीडॉस किया है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस किया है। तो ये एक तरह का अटैक होता है। तो एग्जैक्टली जब वो वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि डीडोस जो करने वाला व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा शातिर है। इसने यहाँ पे ना रूटकिट का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, ये देखिए ये जो दिखाया जा रहा है ये उनकी कंपनी का सर्वर है और उसका आईपी एड्रेस है, और ये दिखाता है डेस्टिनेशन अनरीचेबल। जब डॉस होता है उस कंडीशन में यही होता है कि इररेस्पॉन्सिव हो जाती है टारगेट जो साइट है। तो जब उसके बारे में वो चेक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि एग्जैक्टली रूटकिट का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ देखो कमांड देकर वो चेक करने की कोशिश कर रहा है कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो चल रही हैं। तो प्रोसेस आईडी देख रहा होता है कहाँ से और किस तरह से रन कर रही है। देन वो पूछता है कि यार रूटकिट क्या है, तब उसे बताया जाता है कि रूटकिट ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो एडमिन लेवल का कंट्रोल बना लेते हैं, और रूटकिट की मदद से किसी भी सर्वर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, क्रैश किया जा सकता है, सिस्टम की फाइल को वो डिलीट कर सकता है, प्रोग्राम्स को स्टॉप कर सकता है। ये रूटकिट्स का काम होता है। तो अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई इसे बचाया कैसे जाएगा। जैसे कि हम बार बार साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इन दैट केस मान लो कि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो तब आप कौन से स्टेप लेंगे, ये इसमें बखूबी दिखाया गया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसीलिए मुझे ये सीरीज काफी अच्छी लगी। तो अभी तो बिगिनिंग है, फर्स्ट एपिसोड ही है, देखते हैं। तो वो उनसे कहता है कि भाई जो होस्ट है ना उस कंडीशन में तो ये क्रैश हो रहा है, मतलब होस्ट को क्रैश कर देता है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, सर्वर रूम में जाते हैं जहां से ये जो साइट है वो चल रही होती है। और ये देखो यहाँ पे एक मैप दिखाया गया है कि जो डेटा सेंटर्स हैं, जो सर्वर रूम्स हैं, उनके अंदर किस तरह से मैपिंग वे में चीजें कनेक्टेड हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग कौन सी चीज कहाँ से और किस तरह से कनेक्टेड है। ये मैप है उस तरह का। तो यहाँ पे जब वो देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कौन सी चीज कहाँ से और कैसे फ्लो हो रही है और कनेक्टिविटी में कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो सर्वर की कनेक्टिविटीज और वो सारी चीज़ों को चेक करता है। उसके बाद फाइनली जब वो देखता है तो उस चीज़ को वो रीसेट कर देता है, मतलब रीसेट। अब बात ये आती है कि उसने बचाया कैसे इस पूरे प्रोसेस से। तो गाइज उसने क्या किया कि जो सर्वर, जिस सर्वर से ट्रैफिक फ्लो हो रहा था ना, उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर दिया दूसरी लोकेशन पे, यानी कि मेन सर्वर से हटा के ट्रैफिक को दूसरे सर्वर पे ले आया, जिससे कि उस सर्वर पे जो दिक्कत थी वो वहीं की वहीं बाद में बंद करके वो उसे रिपेयर कर सके। तो ठीक है, ऑफलाइन करके वो उसे आराम से रिपेयर कर सकते हैं। और जो मेन ट्रैफिक था वो उसने दूसरी जगह रीडायरेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्विसेज कंटिन्यू हो जाएंगी वहीं से, और जो मेन सर्वर है उसे वो बाद में चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद जो इलियट है वो देखता है कि यार इसमें कहाँ पे जो भी व्यक्ति है जिसने भी ऐसा किया होगा उसने कुछ ना कुछ तो क्लू छोड़ा होगा। तो क्लू के लिए वो क्या करता है, वो चेक करता रहता है और तब जाके उसे एक फाइल मिलती है, और यहाँ फाइल उसे मिलती है रूट के अंदर एफ सोसाइटी वाली फाइल। तो गाइज यहीं से असली जो शुरुआत है इसकी होती है। आगे की सीरीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये तो पहला ही एपिसोड है। और उसे एफ सोसाइटी .dat एक एक्सटेंशन है। तो जब वो उसमें पढ़ता है तो उसे मिल जाता है कि भाई देखता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसे मिलता है लीव मी हियर, जिसका मतलब होता है कि वो सोच रहा है कि इसे यहीं पे रहने दें। तो वो इसे क्या करता है, एग्जैक्टली उसे ये फाइल मिल गई, उसका असली काम तो क्या था, इसे डिलीट कर देने का। तो हालांकि डिलीट करने की कमांड भी दे देता है, आप यहाँ पे देखेंगे RM मतलब रिमूव करने के लिए, नो रिसाइकल रूट जो ये फाइल है इसका जो डेटा है उसे रिमूव करने की वो कमांड भी दे देता है, लेकिन इसे डिलीट नहीं करता। एक तरह से कह सकते हो कि आप उसके मन में लालच आ गया था कुछ या कुछ और, तो डिलीट ना करके वो इसे कन्फिगर कर देता है। कन्फिगर मतलब इस तरह उसे एक तरह से मॉडिफाई कर देता है कि जरूरत पड़ने पे वो खुद इसके जरिए कंट्रोल बना सके, इस फाइल को ऐसा बना देता है वो। तो एग्जैक्टली ये सारी चीजें क्या थी, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो आपको पसंद आया है और आप चाहते हैं कि ये चीजें मैं फ्यूचर में भी लेकर आऊँ, इसकी अगला जो पार्ट है वो लेकर आऊँ एक्सप्लेनेशन के साथ, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
एंड आपके लाइक्स और कमेंट्स ही मुझे बताएंगे कि मैं नेक्स्ट पार्ट कब लेकर आऊँ। तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।